लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, चैप्टर का नाम होगा हम लोग का पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। देखो, क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स में चैप्टर के नाम से ही क्लियर है कि क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी। क्लासिफिकेशन मतलब सबसे पहले तो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करना है, उसका बंटवारा करना है अलग अलग कैटेगरी में, और दूसरा पीरियोडिसिटी। अब पीरियोडिसिटी का मीनिंग क्या होता है, तो हम लोग किसी भी वर्क को पीरियोडिक वर्क कब बोलते हैं, जब वो एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोग एटम को इस वे में अरेंज करने का कोशिश किया ना कि हम एटम को ऐसे रखें कि एक फिक्स इंटरवल के बाद एटम का जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट हो, इसीलिए उसको बोला गया पीरियोडिसिटी। ठीक है, मतलब पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी जो रिपीट हो। क्लियर है, तो क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स में मतलब ओवरऑल वी कैन से कि हम लोग को इसमें किसके बारे में पढ़ना है, तो हम लोग को इसमें पढ़ना है पीरियोडिक टेबल के बारे में। क्लियर है, क्योंकि एलिमेंट को क्लासीफाई करके रखा कहाँ गया है, एलिमेंट को क्लासीफाई करके पीरियोडिक टेबल में रखा गया है, तो हम लोग को पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। समझ गए बात को। अब पीरियोडिक टेबल के बारे में जब हम लोग पढ़ने वाले हैं तो एक बार पूरा मतलब एक्चुअल में तो हम लोग को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। ठीक है, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले एक बार हम पूरा हिस्ट्री पीरियोडिक टेबल का निकालते हैं कि कहाँ से पीरियोडिक टेबल के कैसे कैसे शुरुआत किया गया, वो सारा कुछ हम लोग पढ़ते हैं। तो बहुत सारा साइंटिस्ट अपना अलग अलग तरह का लॉ दिया, अलग अलग तरह का रूल दिया एलिमेंट्स को रखने का, एलिमेंट्स को अरेंज करने का। ठीक है, उन सब में जो सबसे पहला साइंटिस्ट था वो था डॉबेरिनर। ठीक है, हाँ डॉबेरिनर। वैसे उसके पहले भी कुछ लोग दिए थे और उसके बाद भी कुछ लोग दिए, बट सबका वैसा नहीं है जो अभी पढ़ा जाए, कुछ ही साइंटिस्ट का वैसा है जो अब हम लोग अभी तक याद रखते हैं। ठीक है, तो इस कैटेगरी में जो सबसे पहला लॉ आया ना वो किसका आया, वो डॉबेरिनर का आया। ठीक है, डॉबेरिनर ट्रायड्स लॉ। डॉबेरिनर का जो लॉ था वो क्या था, डॉबेरिनर ट्रायड्स लॉ। ट्रायड्स लॉ का मतलब ट्रायड्स, ये एलिमेंट को तीन तीन के सेट में अरेंज किया। क्लियर है, ये तीन तीन एलिमेंट का सेट अरेंज किया और उन तीनों एलिमेंट के सेट में क्या बोला कि फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के मास का जो मीन एवरेज होगा। क्लियर है, मतलब एक लाइन में अगर लिखना चाहें तो लिख देते हैं, हालांकि आप लोग ये सब 9-10 क्लास में पढ़े हुए हैं, उतना मतलब इसमें डीपली जाने का ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, फिर भी तो डॉबेरिनर का ट्रायड्स लॉ में इसके अकॉर्डिंग इसका क्या बोलना था कि द मीन एवरेज ऑफ masses of first and third element is equal to mass of middle element। लेकिन बात ऐसा है ना बाबू कि ये ज़्यादा एलिमेंट को अरेंज नहीं कर पाया ट्रायड्स के फॉर्म में। ये ट्रायड्स के फॉर्म में ऐसा नहीं कि बहुत सारा एलिमेंट को अरेंज कर दिया, ये ट्रायड्स के फॉर्म में बहुत कम एलिमेंट को अरेंज कर पाया। ये खुद से तो 3 दिया था, 3 सेट दिया था, बट ओवरऑल इसके ट्रायड्स को फॉलो करके मैक्सिमम 9 सेट बनाया जा सकता था, उससे ज़्यादा नहीं बनाया जा सकता था। क्लियर है, तो ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन था। ये एलिमेंट्स को जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लिख लें तो सपोज डैट कि हम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम लेते हैं, तो लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है 7, पोटेशियम का होता 39 और सोडियम का होता 23। जब हम फर्स्ट और लास्ट वाले का मीन एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो 7 + 39/2, डेट मीन्स कि 46/2, तो ये आ जाएगा 23। तो इस केस में तो ये एग्जैक्टली मैच होता है, बट बहुत सारे केस में कुछ ज़्यादा ही अप्रोक्स हो जाता था। क्लियर है, तो ये ओवरऑल, अब हम लोग इसमें पूरा डीपली नहीं जाएंगे, बट ओवरऑल इसका कोई यूज नहीं था, इट वॉज यूजलेस वी कैन से। क्लियर है, मतलब सारे एलिमेंट को अरेंज कर ही नहीं पाया, तो फिर हम इसके टेबल को फॉलो कैसे करते हैं। डॉबेरिनर के बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था न्यूलैंड। ठीक है, और न्यूलैंड क्या दिया,
न्यूलैंड इंट्रोड्यूस किया ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। और न्यूलैंड ऑक्टेव रूल में अपना क्या किया, तो न्यूलैंड एटम्स को म्यूजिकल स्केल पर, म्यूजिक स्केल का जो नोट होता है उस म्यूजिक स्केल के नोट पर ये एटम को अरेंज कर दिया। जैसे हम सारे गामा की बात करें, ठीक है, तो उसको भी एग्जाम्पल के तौर पे लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये हम इंडियन म्यूजिक स्केल ही ले लेते हैं, तो अगर हम इंडियन म्यूजिक स्केल लेते हैं तो हमारे पास इंडियन म्यूजिक स्केल का टोटल कितना नोट होता है, टोटल 7 होता है और 8वां रिपीट होता है, ठीक है। तो इसका ये बोलना था कि जो एलिमेंट का मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी होगा ना वो 8th एलिमेंट के प्रॉपर्टी के सिमिलर होगा। क्लियर है, मतलब जैसे हम लोग सारे गामा हमारा सा से शुरू होता है, सा पर ख़त्म होता है। क्लियर है, तो इसी तरह से फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी भी 8th एलिमेंट के प्रॉपर्टी के सिमिलर होगा। मतलब इसका ये बोलना था द प्रॉपर्टीज ऑफ every first element is similar to next 8th element। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी होगा वो अगले 8वें एलिमेंट के प्रॉपर्टी के सिमिलर होगा। चलेगा, देखो जैसे सपोज डैट कि अगर हम म्यूजिक स्केल का नोट लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, सा रे गा मा पा धा नी और सा। ये सा से शुरू होता है और सा पे ख़त्म होता है। बिल्कुल तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे ख़त्म। ठीक है, कितना बढ़िया लगता है ना। तो ये सा से शुरू होकर सा पे ख़त्म होता है, मतलब फर्स्ट सा इज सिमिलर टू 8th सा। हालांकि ये सा और ये सा सिमिलर नहीं होता है। अब न्यूलैंड को उतना म्यूजिक का ज्ञान नहीं होगा, ठीक है, वो बस पढ़ के बता दिया होगा। अगर वो म्यूजिक सीखता तो हो सकता है वो बताता कि नहीं भाई इसका प्रॉपर्टी उसके प्रॉपर्टी के सिमिलर नहीं होता है, ये जो होता है वो सा होता है, वो जो होता है वो सा होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। एक उठता हुआ सा है, एक नीचे जाता हुआ सा है। देखो अब इसके समय हाइड्रोजन का और नोबल गैस का डिस्कवरी हुआ नहीं था। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन और नोबल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था तो एलिमेंट का शुरुआत कहाँ से होगा, लिथियम से होगा। हाइड्रोजन था नहीं, हीलियम नोबल गैस है, ठीक है, तो लिथियम से होगा। तो लिथियम सोडियम नॉट सोडियम, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। नियॉन नहीं लेंगे क्योंकि वो नोबल गैस है, उस समय नोबल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। उसके बाद चला आएगा कौन, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन और फिर आर्गन। तो आर्गन वाज नॉट डिस्कवर्ड, तो फिर आ जाएगा पोटेशियम कैल्शियम एंड सो ऑन। बट इसका जो लॉ था, अब इसका तो और बड़ा लिमिटेशन था। कैल्शियम के बाद ये फॉलो ही नहीं होता था। ठीक है, मतलब कैल्शियम तक जाते जाते ये फेल कर जाता था। हाँ, कैल्शियम के बाद इसका सेवा समाप्त। मतलब समझ लो ना, ओवरऑल यही वाला पीरियोडिक टेबल था न्यूलैंड का। बस इतना सा पीरियोडिक टेबल है और कुछ नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी के सिमिलर होगा, क्योंकि इसका 8th एलिमेंट ये वाला आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है, तो इसका यही बोलना था कि द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू द नेक्स्ट 8th एलिमेंट, बट द मेजर लिमिटेशन वाज इट वाज ओनली एप्लीकेबल टिल एटमिक मास 40। एटमिक नंबर तो उस समय था नहीं, एटमिक मास था। नंबर होता तो ये झमेला ही नहीं होता। ठीक है, तो एटमिक मास 40 के बाद ये एप्लीकेबल नहीं होता था। चलेगा, इतना नोट करें। उसके बाद जरा इसके बाद जो आया था ना वो इफेक्टिव था, मार्केट में कुछ दिन टिका। ठीक है, मेंडलीफ का लिखो पहले इसको।
अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे मेंडलीव का। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल इफेक्टिव था, मेहनत किया था उसके पीछे, सीधा सा बात है। उस समय भले 63 एलिमेंट के पीछे किया था, बट वो बाद में मतलब बहुत सारे एलिमेंट को उसमें रखा गया, वो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए वैकेंट स्पेस छोड़ दिया था, तो वो मेहनत किया था पीरियोडिक टेबल के पीछे। ठीक है, देखो तो हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हम लोग सबसे पहले देखेंगे मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, देखो मेंडलीव का क्या बोलना था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में। मेंडलीव का ये बोलना था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट are periodic function of periodic function of their increasing atomic masses। जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी है वो उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है। तो एलिमेंट का प्रॉपर्टी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है का क्या मतलब है सर? सीधा सा मतलब है कि वो एटम को इस वे में अरेंज किया कि एक सर्टेन एटॉमिक मास के बाद एलिमेंट का प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा था। ठीक है, मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, मतलब वो एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में एटम को अरेंज किया। सीधा सा बात है, क्लियर है। और वो इस अकॉर्डिंग अरेंज किया, एक के नीचे एक वो इस अकॉर्डिंग रखा कि एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा था। क्लियर है, मतलब ओवरऑल इसका जो पीरियोडिक टेबल था वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर बेस्ड था। चलेगा। अब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में इसके पीरियोडिक टेबल में टोटल हमारे पास कितना ग्रुप था पता है? टोटल हमारे पास 7 ग्रुप था और एक और ग्रुप, मतलब 0 से लेकर 7 तक था। ठीक है, टोटल 8 था। ठीक है, वो 0 से 7 तक था और वो रोमन में था। क्लियर है। हाँ, तो रोमन में ये टोटल 8 ग्रुप हमको दिया था। ग्रुप 0 जो था डेट वाज फॉर नोबल गैसेस। ठीक है, तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को हम लोग जो समझेंगे सबसे बेटर रहेगा। अब देखो इसका पीरियोडिक टेबल हम बोर्ड पे बनाएंगे नहीं, ये हमको सबसे बेकार काम लगता है किसी का पीरियोडिक टेबल को बोर्ड पे बनाना। क्यों बेकार काम लगता है? तो बेकार काम इसलिए लगता है, पीरियोडिक टेबल तो बुक में दिया हुआ है ना, फिर हम फालतू का उसके पीछे मेहनत करके टाइम बर्बाद क्यों करें? एक बार हम बनाएं, हम अपना कारीगरी दिखाएं कि देखो हमको आता है बनाने, फिर एक बार तुम कॉपी में कारीगरी दिखाओ, उसमें आधा घंटा 1 घंटा ऐसे ही चला जाए। ठीक है, तो उससे बढ़िया है बाबू मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल हो या मोस्ले का पीरियोडिक टेबल हो, आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। जो मेंडलीव दे के गया आप वही कर सकते हैं, आप वही पढ़िएगा। जो हेनरी मोस्ले दे के गया आप वही पढ़िएगा। तो जब हम अपने मन से कोई बदलाव कर नहीं सकते हैं तो फिर कॉपी में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीरियोडिक टेबल अलग से रखिए या बुक में है आपके पास। ठीक है, बाकी उसके सारे प्रॉपर्टी को नोट्स में हम लोग अच्छे से डिफाइन कर लेंगे। किसी भी पीरियोडिक टेबल को अच्छे से जानने का क्या मतलब है? आप उसके प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दें, आप उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को जान लें, आप उसके ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट को जान लें, तो ओवरऑल पीरियोडिक टेबल को आप जान लीजिएगा। सिर्फ देखना बाकी रहेगा, बुक में देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल, और क्या। समझ गया बात को? तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बिकॉज जो टाइम देने वाला हमारा टॉपिक है वो है मोस्ले का पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हम लोग इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के थ्रू समझेंगे। हम लोग लिखेंगे मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीटी। ठीक है, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब हम बोल बोल के लिखवाते हैं, बोर्ड पे कितना लिखेंगे लिखो, ये लिखो इतना।
ये 1869 में दिया था। एटीन 1869 में ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था ना? कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। और 3 अक्टूबर को? हाँ मुँह तो ना तुमको पुराना दिख रहे हैं। 3 अक्टूबर को महात्मा गांधी एक दिन के हो गए थे। ठीक है। इसके पहले ऑक्टेव रूल 1865, डोवेरिना ट्रायड्स लॉ 1817। हाँ, जो ऑक्टेव रूल था ना, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, वो 1865 में आया था, और डोवेरिना ट्रायड्स लॉ 1817 में आया था, 1817। लिखो इसके मेरिट्स में। फर्स्ट पॉइंट, भाई इसका सबसे बड़ा मेरिट तो ये था कि इट वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। पहली बार सारे एटम को एक जगह कोई अरेंज किया था, नहीं तो इसके पहले तो लोग मतलब ऐसे बेवजह आलतू फालतू का रूल देते रहते थे। ठीक है, लिखो, इट वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट, इट वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट of atoms, it was first organized arrangement of atoms at a single place, at a single place। ये एक जगह पर पहली बार सारे एटम को ऑर्गेनाइज तरीके से रख दिया था। ठीक है, अब इसी में थोड़ा इसका 1-2 लाइन और लिख लें कि इसके पीरियोडिक टेबल में क्या था, वो मेरिट में ही उसको खींच लेते हैं। लिखो, in this table the elements were arranged horizontally in 10 series, horizontally in 10 series, 10 सीरीज, हॉरिजॉन्टली 10 सीरीज था। ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ, कंटिन्यू, इन द ऑर्डर ऑफ 10 सीरीज, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, and 8 vertical columns, were called groups. 8 vertical columns were called groups. Full stop. In its original periodic table, there was about 65 एलिमेंट्स। वो 63 to 65 लोग बोलते हैं। ठीक है, कोई 63, कोई 65, तो अप्रॉक्स हम लोग 65 ही कुछ लोग मान के चलते हैं, हम लोग 65 ही लिखते हैं। ठीक है, इसलिए अबाउट लिखवा दिए, अबाउट 65 एलिमेंट्स। हाँ, रिसेंट एनसीईआरटी में 63 दिया हुआ था, पहले 65 दिया हुआ था, वही चलता है। ठीक है, लिखो, ये तो पहला मेरिट हो गया। और दूसरा मेरिट, और भी बहुत मेरिट था। फर्स्ट मेरिट तो ये हो गया। सेकंड मेरिट उसका ये था कि ये वैकेंट स्पेस छोड़ दिया था अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए।
क्लियर है? लिखो। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा बात नहीं है कि जो एलिमेंट का डिस्कवरी ही नहीं हुआ है, जिस एलिमेंट के बारे में हम जानते ही नहीं है, वैसे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी बता देना कि भाई इस तरह का प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट आएगा तो उसको हम यहाँ रखेंगे। मतलब वही हाल हो गया ना कि हम किसी को क्लास में बेंच पर बैठने नहीं देते, फर्स्ट बेंच पर, बोले ना यहाँ मत बैठ, यहाँ बैठने लायक बच्चा तो अभी एडमिशन नहीं लिया है, ठीक है, हाँ भाई वैसा बच्चा आएगा उसी को यहाँ बैठाएंगे। तो ये वही बात हो गया एक तरह से, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मेरिट था कि जो है वो तो है ही, जो अनडिस्कवर्ड है उसके लिए भी स्पेस छोड़ देना, ठीक है। लिखो देखो, ही लेफ्ट वैकेंट स्पेस, he left vacant space for undiscovered elements such as, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक का एल्यूमिनियम एंड एक का सिलिकॉन, और भी एक दो छोड़ा था, हाँ, एक का एल्यूमिनियम एंड एक का सिलिकॉन। एक का मतलब क्या होता है? एक का एल्यूमिनियम जो था ना, इट वाज फर्दर फाउंड एज गैलियम एंड एक का सिलिकॉन वाज जर्मेनियम। एक का मतलब होता है टू बिलो, मतलब एक का एल्यूमिनियम दैट मीन्स एल्यूमिनियम के नीचे, एक का सिलिकॉन दैट मीन्स सिलिकॉन के नीचे। तो वो एल्यूमिनियम के नीचे और सिलिकॉन के नीचे वैकेंट स्पेस छोड़ दिया था। एज एग्जाम्पल ये लिख लो, लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट, ये कुछ एलिमेंट मतलब जैसे एक एलिमेंट था बेरिलियम, जिसका ये एटॉमिक मास भी सुधारा था, एटॉमिक मास को भी करेक्ट किया था। साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डुलोंग एंड पेटिल, ठीक है, डुलोंग एंड पेटिल। तो डुलोंग और पेटिल जो था, ये बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.5 डिस्क्राइब किया था। बट ये जब उसका प्रॉपर्टी को मेजर कर रहा था, उसका प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर रहा था, तो ये बोला मेंडलीफ कि नहीं, इसका जो एटॉमिक मास है वो 9 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये 9 एटॉमिक मास को चैलेंज दिया। जब दोबारा ये लोग मेजर किया तो पता चला कि हाँ, जो बेरिलियम है उसका एटॉमिक मास 9 ही है, ठीक है। ये भी एक अचीवमेंट। लिखो, he corrected the atomic mass of beryllium. He corrected the atomic mass of beryllium from 13.5 to 9. From 13.5 to 9. चलेगा? तो ये सब मेरिट था मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल का। अब किसी का भी मेरिट से ज़्यादा डिमेरिट होता है, ठीक है ना। मेंडलीफ का भी मेरिट से ज़्यादा डिमेरिट निकाला गया। आप कुछ भी अच्छा करें तो आपका मेरिट से ज़्यादा डिमेरिट निकाला जाएगा, क्लियर है ना। जैसे मान लो सपोज डैट हम ये बनाते हैं और हम बोलते हैं तुमको क्या दिख रहा, ये ब्लैक डॉट दिख रहा, ये छोटा सा काला धब्बा दिख रहा, ठीक है। ये पूरा बोर्ड वाइट है, नहीं दिखा, एक छोटा सा काला धब्बा दिख गया, ठीक है। ये डिमेरिट है, इतना बड़ा मेरिट है, ठीक है।
तो आपका कितना भी बड़ा मेरिट हो, लेकिन एक छोटा सा जो डिमेरिट होगा ना, वो मार्केट में सबसे ज़्यादा नज़र आएगा। ठीक है, वो हर जगह सबसे ज़्यादा दिखेगा। तो एक छोटा सा गलती जो है ना, वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा बदनाम कर सकता है। क्लियर है? तो बिल्कुल मेंडलीव के साथ भी वही हाल था। ठीक है, तो इसलिए आदमी को कोई भी काम बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा गलती भी, वो छोटा सा गलती हर जगह दिखेगा। ठीक है, रिश्तेदारी में जाओगे वहाँ दिखेगा, तुमको अलग नज़र से लोग देखेगा। ठीक है, मोहल्ला में तुमको अलग नज़र से लोग देखेगा, एक छोटा सा गलती। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मेंडलीव का डिमेरिट देखते हैं। ठीक है, चलो लिखो डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीटी। पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का डिमेरिट देखा जाए जरा। देखो, इसका जो डिमेरिट था उसमें तो कुछ वैसा भी डिमेरिट था जिसको डिमेरिट ना माने तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का पोजीशन, हाइड्रोजन के पोजीशन को डिमेरिट माना गया क्योंकि हाइड्रोजन मेंडलीव हाइड्रोजन को अपने पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में रखा था, और उस समय जो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी था वो ग्रुप 1 से भी मैच करता था और ग्रुप 7 से भी मैच करता था। उस समय का जो ग्रुप 7 है वो प्रेजेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 17 है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हेलोजन फैमिली है ना, वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 7 में था। और हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी ग्रुप 1 से भी मैच करता है। ठीक है, और उस समय के ग्रुप 7 से भी मैच करता था। तो हाइड्रोजन को मेंडलीव जो था वो ग्रुप 1 में रखा, तो बोला गया कि भाई ये तो तुम्हारा डिमेरिट हो गया। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी ग्रुप 1 से भी मैच कर रहा था, ग्रुप 7 से भी कर रहा था, तो फिर आप सिर्फ ग्रुप 1 में क्यों रखें? बट हम इसको डिमेरिट नहीं मानते हैं। ठीक है, क्यों डिमेरिट नहीं मानते हैं? देखो सीधा सा बात है, ये गलती मेंडलीव का नहीं, गलती हाइड्रोजन का है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है ही बदनाम चीज़। कैसे? तुम ऐसे समझो, मेंडलीव ग्रुप 1 में रखा, उसका डिमेरिट हो गया। ग्रुप 7 में रखता तो डिमेरिट होता कि वाह वाह, ग्रुप 1 से भी तो प्रॉपर्टी मैच करता है, ग्रुप 7 में क्यों रख दिए? दोनों में रखता तो डिमेरिट हो जाता कि वाह, सब एलिमेंट एक बार, हाइड्रोजन तो 2 बार। ठीक है, हाँ, ये तो गलत बात है। यही सब झमेला के चलते मोस्टली पीरियोडिक टेबल जब बनाया तो हाइड्रोजन को पीरियोडिक के टेबल से बाहर निकाल दिया। ठीक है, मेन फॉर्मेट में रखा ही नहीं, मेन फॉर्मेट से बाहर रखा उसको। अब वो मोस्टली का डिमेरिट हो गया कि वाह, जिसके लिए 2-2 ग्रुप, उसको कहीं नहीं, उसको बाहर रख दिया गया। ठीक है, तो वही बात है। तो ये हाइड्रोजन ही बदनाम है। आप हाइड्रोजन को खुश करने के चक्कर में साइंटिस्ट लोग बेचारा खुद बदनाम हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बदनामी होते रहता है। यहाँ तो लोग, सारे लोग भगवान से भी खुश नहीं है, तो हम लोग तो इंसान है। बेचारा साइंटिस्ट लोग इंसान था, सबको खुश कैसे कर सकता था? लिखो डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में पहला पॉइंट लिखो, ही प्लेस्ड हाइड्रोजन he placed hydrogen in group 1 even the properties of hydrogen was similar to group 1 as well as group 7 चलेगा। यह पहला डिमेरिट हो गया। दूसरा एक डिमेरिट और था, आयोडीन और टेलुरियम को उसके एटॉमिक मास को भूल के और उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पर रख दिया। ठीक है, लिखो
देखो he placed tellurium ब्रैकेट में उसका मास लिख लो 127.6 before iodine before iodine 126.9 before iodine on the basis of their properties even the mass of iodine is less than tellurium. लेस देन टेलुरियम। ठीक है, देख ही रहे हो आयोडीन का मास कम है, टेलुरियम का ज़्यादा है, तो पहले आयोडीन तब ना टेलुरियम आना चाहिए था। ठीक है, बट पहले रख दिया टेलुरियम को, फिर रखा आयोडीन को। बोला नहीं, जो आयोडीन का प्रॉपर्टी है वो ग्रुप 7 से मैच कर रहा और उसको वहीं रखना जरूरी है। तो फिर साइंटिस्ट लोग हल्ला किया कि भाई आप सबको एटमिक मास के बेसिस पे अरेंज कर रहे हैं और 2 एलिमेंट के लिए आपको प्रॉपर्टी याद आ गया। हालांकि सही था, आयोडीन का प्रॉपर्टी तो क्लोरीन के नीचे मतलब उसी ग्रुप से मैच करता है। ठीक है, बट फिर भी जब आप एक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं ना, तो उसी को फॉलो करना चाहिए था। ठीक है, आप एटमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे हैं तो आप एटमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखिए। ठीक है, प्रॉपर्टी को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। हालांकि बाद में ये भी बोला जाता कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रहा, आयोडीन को उसमें रख दिया। तो ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। 2 डिमेरिट हुआ, तीसरा डिमेरिट लिखो। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8 was placed in the form of triads without any justification. बिना किसी जस्टिफिकेशन का, बिना किसी मतलब का ग्रुप 8 वाले एलिमेंट को, ठीक है, वो किस फॉर्म में रख दिया? ट्रायड्स के फॉर्म में रख दिया, जबकि कोई मतलब नहीं बनता था। बाकी एलिमेंट को जैसे रखा गया वैसे रखा जा सकता था, तो फिर उसको ट्रायड्स के फॉर्म में रखने का क्या ज़रूरत था? तो ये भी डिमेरिट हो गया। ये तो डिमेरिट खैर होना ही था। ठीक है, तो बाबू ये मेंडलीव का डिमेरिट था। वैसे एक और डिमेरिट लोग मानते हैं कि ये आइसोटोप को जगह नहीं दिया था, जबकि आइसोटोप का मास डिफरेंट होता है। बट बात ऐसा है कि अगर ये आइसोटोप को जगह देता ना, तो पीरियोडिक टेबल नहीं, फिर पीरियोडिक बुक बनाना पड़ जाता। भाई हमारे पास नेचुरली अभी 300 से ज़्यादा आइसोटोप्स नोन है। ठीक है, आर्टिफिशियली आजकल लैब में आइसोटोप बनाया जाता है, 1200 प्लस आर्टिफिशियली आइसोटोप्स नोन है। तो अगर सारे एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में जगह देने लगें तो फिर पीरियोडिक टेबल थोड़े बनेगा, फिर तो पीरियोडिक बुक बन जाएगा ना। हाँ, पूरा एक बुक बन जाएगा उसका, उतना एलिमेंट अरेंज करते करते। ठीक है, तो इसलिए वो नहीं दिया तो अच्छा ही किया, बट फिर भी डिमेरिट है। लिखो, देयर वाज नो प्लेस for isotopes in Mendeleev's PT. Even isotopes has different masses.
Even isotopes has different masses. एंड वी बेटर नो कि आइसोटॉप के पास आइसोटॉप का मास डिफरेंट होता है, तो उसको फिर जगह देना चाहिए था, ऐसा लगता है। ये था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का डिमेरिट। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के मेरिट और डिमेरिट से हम लोग उसके पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझ गए। क्लियर है ना? तो हम लोग ओवरऑल ये 3 पीरियोडिक टेबल देखे जो फिलहाल हमारे लिए किसी काम का नहीं है। एक मेंडलीफ वाला ही है जो हल्का फुल्का पढ़ लेना, थोड़ा मे भी कभी कहीं कुछ पूछा जाए तो बताना। बट न्यूलैंड और डोबेरिनर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें कोई वैसा यूज है नहीं उसका, और सब यूजलेस पीरियोडिक टेबल था। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मोस्टलेस पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है। क्या हेनरी मोस्ले के बारे में? हेनरी मोस्ले एट द अर्ली एज ऑफ 17 ईयर्स एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट दिया था, एंड एट द अर्ली एज ऑफ 27 ईयर्स ही वॉज डाइड इन सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, मात्र 27 साल की उम्र में उसका डेथ हो गया था। ठीक है, और इतना काबिल आदमी था वो, सोचो कि ऐसा कंसेप्ट देकर गया कि हम लोग आज तक फॉलो करते हैं। ठीक है, इसलिए बेवजह का लड़ाई झगड़ा में कभी कभी अच्छे लोग मारे जाते हैं, कभी कभी नहीं, अक्सर अच्छे लोग मारे जाते हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय हेनरी मोस्ले। और सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और बाबू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इसका जो था वो बस मेंडलीफ से रिलेटेड था। मेंडलीफ का क्या था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और इसका इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, मतलब इसका बोलना था द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their increasing atomic number। ठीक है, एटम का इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर उसका पीरियोडिक फंक्शन होगा। ना 1911। देखो ईयर को लेकर ना थोड़ा सा मतलब क्या बोला जाए, वेरिएशन रहता है बहुत सारे बुक्स में, नेट पर ईयर को लेकर थोड़ा वेरिएशन आपको मिलेगा। ठीक है, 11 ही है। और मोस्ले के पीरियोडिक टेबल में क्या क्या था? देयर वाज 18 वर्टिकल ग्रुप्स, and not we can say there was, there is, because still we follow mostly periodic table. 18 vertical groups, 7 horizontal periods,
4 blocks and 114 elements। 118 एलिमेंट के रखने का जगह है, बट प्रेजेंटली हमारे पास डिस्कवर्ड एलिमेंट्स आर 114। ठीक है, अभी एनसीईआरटी अपडेट नहीं किया है पीछे का, तो 108 ही लेके चल रहा है, बट 114 एलिमेंट्स का डिस्कवरी हो चुका है और 118 के रखने का जगह है उसमें। ठीक है, उससे ज़्यादा का जगह नहीं। उसके बाद जब और एलिमेंट मिलेगा तो साइंटिस्ट लोग दिमाग लगाएगा कहाँ रखना है, और नहीं तो तुम लोग कोई नया पीरियोडिक टेबल खोज देना। ठीक है, तब मोस्टलेस पीरियोडिक टेबल, फिर बोला जाएगा युवराज पीरियोडिक टेबल, राहुल पीरियोडिक टेबल, क्या ऐसा आएगा, सचिन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चलो लिखवाते हैं थोड़ा, एक कप चाय पी ले हम। आज के लिए ऐसा बनाता है ना, थोड़ा इसका शेप अच्छे से नहीं दे रहा है, लोग रखने में प्रॉब्लम होता है। खैर शेप जैसा भी बनाए, कुछ भी बनाए, चाय फिर भी हम आज भी कुल्हड़ में ही पीना पसंद करते हैं, क्योंकि इसी बहाने अपने वतन के मिट्टी को चूमने का मौका मिलता है। ठीक है, तुम लोग नोट करो तब तक। हाँ चलो स्टार्ट करें हम लोग। तो बाबू मेंडलीफ नहीं, मोस्टली के पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल ग्रुप्स है, ऐसे ऐसे 18 ग्रुप है, 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड है, 4 ब्लॉक है, और साथ में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 114। क्लियर है? देखो एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, अब वो कैसे डिसाइड होता है, क्या होता है, हम लोग इसमें से एक एक करके पढ़ेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले जरा हम लोग पढ़ लें एलिमेंट्स। चलो सबसे पहले जरा पीरियड वाइज एलिमेंट हम लोग जान लें। देखो, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो 1 से लेकर 7 तक, वन 2 3 4 5 6 एंड 7। और कौन से पीरियड में कितना एलिमेंट है? तो टोटल अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट है, सेकेंड में 8 है, थर्ड में 8 है, फोर्थ में 18 है, फिफ्थ में 18 है, सिक्स्थ में 32 है, और 7 में 28 है। क्लियर है? और ओवरऑल 114 है। अगर इसमें बाकी का 4 भी मिल जाए तो पूरा 118 हो जाए अपना, चलेगा। इसके बाद इन पीरियड्स का अलग अलग नाम दिया गया है। फर्स्ट पीरियड को कहा जाता है शॉर्टेस्ट, सेकेंड को शॉर्ट, थर्ड इज शॉर्ट, फोर्थ इज लॉन्ग, फिफ्थ इज long, sixth period is longest, and seventh is incomplete, बिकॉज इसमें जितना एलिमेंट होना चाहिए वो सारा का सारा एलिमेंट अभी मौजूद नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है। समझ गए? अब ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये तो आपको अभी पता चल जाएगा, बट एलिमेंट्स को हम लोग पीरियड वाइज नहीं, ग्रुप वाइज देखेंगे। उसमें याद रखना बहुत, मतलब उसमें याद रखने में एलिमेंट्स को सुविधा होता है। ठीक है, तो ये हमारा एलिमेंट्स हो गया तुम्हारा पीरियड वाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसको हम लोग मैजिक नंबर भी बोलते हैं। 2 8 8 18 18 32 जो है ना, ये मैजिक नंबर है। स्पेशली वही याद करवाने के लिए हम इसको फिलहाल लिखे भी, वैसे पता भी होगा पहले से, बट ये मैजिक नंबर क्यों बोलते हैं, क्या रीज़न है, वो बड़ा परफेक्ट रीज़न है, इसका भी पता चल जाएगा तुमको। ठीक है, हाँ, इसका जरूरत भी नहीं पड़ता ना, ये सबसे लास्ट वाला है बेसिकली। नहीं, और हम समझ गए, तुमको जो याद आ रहा हो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड याद आ रहा, वो एफ ब्लॉक है। ठीक है, एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 सीरीज बना के रखा गया है। एक लैंथेनम से शुरू होता है लैंथेनाइड सीरीज, और एक्टिनम से शुरू होता है एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, वो अलग इसी में से निकलता है, वो हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, वो वहाँ पहुँचने दो सबका अपना अपना जगह है। ठीक है, इसको लिखो।
तो ये तो हो गया पीरियड वाइज। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रुप वाइज, लेकिन उसके पहले जरा हम IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में बता दें तुमको। एलिमेंट्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर जानते हैं, 100 से एबव वाले के लिए IUPAC नॉमेनक्लेचर दिया गया था। जैसे जब पीरियोडिक टेबल बना ना, तो अब सारा एलिमेंट का डिस्कवरी तो हुआ नहीं था, लेकिन 118 एलिमेंट का जगह था। तो 100 से एबव जो एलिमेंट्स थे, जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे, उनके लिए एक सिंबल बनाया गया। तो वो सिंबल जो था उसके लिए एक नाम लिखा गया, जिसको IUPAC रिकमेंड किया था, IUPAC रूल बताया था, तो इसलिए उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। तो वो कैसे लिखा जाता है, थोड़ा उसको अगर हम लोग सीख लें तो इसके बाद हम लोग ब्लॉक वाइज स्टार्ट करेंगे। ASPDF सब सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हम लोग आज IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं। IUPAC nomenclature of elements having atomic number more than 100, मतलब Z का वैल्यू 100 से ग्रेटर होगा, ठीक है। अब देखो, इसको सीखने के लिए तुमको कुछ डेटा जानना पड़ेगा। डेटा मतलब सर, मतलब जरा हम डिजिट्स ले लें 0 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा, वी से एब्रिविएशन, इसके लिए जो एब्रिविएशन यूज किया जाएगा, जो वर्ड यूज किया जाएगा, 0 के लिए नील, 1 के लिए या नॉट एब्रिविएशन, वी कैन से, इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स ले लेते हैं, प्रीफिक्स। 0 के लिए नील, एब्रिविएशन इसके सिंबल्स निकालने वाला जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं। 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 का ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 का ऑक्ट और 9 का इन, ठीक है। हाँ, दो ऐसा जगह है जो आपके एक्सपेक्टेशन से अलग है। एक इसको सेप्ट, हेप्ट भी बोलते हैं, बट सेप्ट लेते हैं, रीजन है उसके पीछे का, और इसको नॉन तो इन बोलते हैं, उसके पीछे का रीजन है। रीजन ये है कि जब इसका सिंबल निकालेंगे ना, हम सिंबल निकालने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको एब्रिविएशन कहा जाता है। इसका जो एब्रिविएशन निकालेंगे ना हम, एक एक इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग भी बोल सकते हैं उसको, N U B T Q P H S O और यहाँ इन लेते हैं EN। अब देखो, अगर इसको हम हेप्ट लेते हैं तो फिर हेक्स और हेप्ट में डिफरेंस कैसे पता चलता। अगर इसको हम नॉन लेते हैं तो फिर नील और नॉन में डिफरेंस कैसे पता चलता, चलेगा। अब देखो नाम कैसे लिखा जाएगा, अब सीख लो, उसके बाद नोट करना, पहले जरा सीख लो। देखो, अब इसमें हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा रूल है, और वो रूल क्या है साइड में लिख देते हैं, वहाँ हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे। रूल ये है कि सबसे पहले आपको प्रीफिक्स के साथ में, ये जो प्रीफिक्स है इसके साथ में आपको एक सफिक्स लगाना है, और वो सफिक्स क्या है सर, तो वो सफिक्स है EM, IUM, ठीक है। और अगर कहीं दो वॉवेल लगातार आएगा, वॉवेल प्लस वॉवेल सेम, तो एक वॉवेल को काट देंगे या लिखेंगे ही नहीं, मतलब कहीं 2 आई लगातार आ गया तो एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और प्रीफिक्स के साथ में सफिक्स लगाना है EM। अब देखो जरा, अगर क्लियर हुआ कि हम ये क्या बोले तो ठीक है, नहीं तो अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। Z का वैल्यू ले लें हम 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, और आप चले जाएंगे कहाँ तक, टोटल 118 तक। 18 तक का आपको लिख लेना है, ठीक है। हाँ,
अब इसका हम नेम लिखेंगे और नेम लिखने के साथ साथ हम इसका सिंबल भी बनाएंगे, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले नाम लिखते हैं 101 का। अब ध्यान देना, तो 1 के लिए क्या यूज होगा, अन, यहां से प्रीफिक्स 1 के लिए अन, तो हम लिख देंगे अन। अब 0 है, 0 के लिए क्या होगा, नील, हम लिख देंगे नील। फिर 1 है, तो फिर 1 के लिए क्या होगा, अन, होगा ना, हम लिख देंगे अन, ठीक है। ये प्रीफिक्स हो गया और साथ में सफिक्स लगाना है IUM, समझे। इसका नाम हो गया अननील यूनियम, अननील यूनियम हो गया ना, अननील यूनियम। और इसका सिंबल क्या निकलेगा, तो सबका पहला डिजिट 1 के लिए U, फिर 0 के लिए N, और फिर 1 है तो 1 के लिए U। मतलब ये समझो ना, UN और U। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, 2-3 और देखो क्लियर हो जाएगा। 102, तो 102 है, तो सबसे पहले 1 के लिए अन, अन, 0 के लिए नील, नील, फिर 2, तो 2 के लिए बाई, बाई, सफिक्स IUM, 2 आई आ रहा, एक लिखेंगे ही नहीं, हम सिर्फ क्या लिख देंगे, UM, अननीलबियम, ठीक है। और क्या हो गया सिंबल, UNB, UN और B, समझे कि नहीं, क्लियर हो रहा। चलो अब आते हैं 103 में। 1 के लिए अन, 0 के लिए नील और 3 के लिए ट्राई, ट्राई और UM लगा देंगे। 2 आई आ रहा तो एक नहीं लिखेंगे, अननील ट्रियम, और ये क्या हो गया, UNT, समझ में आ रहा। चलो आते हैं 111 में या 112 में। 11 में तो अन यूनियम, तीनों के लिए अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, 1 के लिए अन, फिर 1 के लिए अन, फिर 1 के लिए अन और साथ में IUM, तो अन यूनियम, और सिंबल हो गया U। चलेगा। तो अब आप पूरा लिख लेंगे 118 तक का लिख लेंगे, हो जाएगा। तो लिख लीजिए अच्छे से, कंप्लीट कर लीजिए। और आज का क्लास हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। और आज के क्लास के बाद अब नेक्स्ट क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, हम लोग ब्लॉक वाइज एटम्स को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिक टेबल को। हाँ, SPDF मतलब डिटेल स्टडी अब होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और इम्पोर्टेंट तो होगा ही, ठीक है। पढ़ने में ओवरऑल मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो नोट कर लो इसको और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास।